हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेजुएशन बडी। मैं हूं इरम फातिमा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक नया बुक रिव्यू जिसका टाइटल है इट एंड्स विद अस बाय कोलिन हूवर। हो सकता है कि आप सभी में से बहुत सारे लोग इस बुक को अपनी विश लिस्ट में ऐड भी कर चुके होंगे और काफी सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या चीज़ें इसमें ऐसी थी जो शायद इस बुक में नहीं होनी चाहिए और किन लोगों को ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं अभी आपको इसका सारा चीज़ें रिव्यू बताने वाली हूँ। बने रहिएगा हमारे चैनल ग्रेजुएशन बडी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो क्या ऐसा रीज़न था जिसने मुझे प्रोवोक किया और मुझे मोटिवेट किया कि यस इरम, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। तो द रीज़न वॉज नॉट इतना लंबा चौड़ा कोई रीज़न नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लाइन थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ना चाहते हुए भी इस बुक को ज़रूर पढूं। तो वो क्या लाइन थी दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे ही दोस्तों आप इस बुक का फ्रंट कवर देख रहे होंगे, फ्रंट कवर है, इसको टर्न करते हैं तो समरी तो सब लोग ही पढ़ते हैं जो नॉवल लवर्स हैं, ऑब्वियसली मेरी तरह। तो सबसे पहले समरी देखने के लिए टर्न तो करते ही होंगे। तो वहीं बैक साइड पे मुझे ये लाइन दिखी जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, ना केवल मोटिवेट किया बल्कि प्रवोक किया। इन अभी मुझे ये कहना चाहिए कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द बुक। सो लाइन वाज दैट समटाइम्स द वन हु लव्स यू इज द वन हु हर्ट्स यू द मोस्ट। यस, तो यही वो लाइन थी दोस्तों जिसने मुझे कहा कि इरम, ऑथर ने बात तो ठीक कही है कि जिसे मतलब जिंदगी में होता है ना ऐसा कि जिस पर्सन को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, वही पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारे सबसे ज़्यादा दुखी होने की वजह बन जाता है। तो ये ऐसी लाइन है जो बहुत कैचिंग है और आई गेस आप में से जितने लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे मुझसे एग्री करते होंगे कि हाँ, ये ऐसी लाइन है जो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन की लाइफ से रिलेट करती है, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो कोई ऑफिस गोइंग पर्सन हो या फिर बहुत ज़्यादा एजेड पर्सन भी क्यों ना हो। तो जितने ज़्यादा बड़े हम होते जाते हैं उतना ज़्यादा हम लोग इमोशनली लोगों से दूर होते चले जाते हैं। तो यही बुक का पूरा क्रक्स है कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को डील करते हैं, किस तरीके से इमोशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर हम बार बार इमोशन को ही अपना टारगेट बनाते रहें। बार बार अगर हमारे इमोशंस बार बार हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएं तो किस तरीके से वही इमोशंस हमारे लिए एक डेंजरस और लीथल साबित हो सकते हैं, यानी कि जानलेवा भी हमारे लिए साबित हो सकते हैं, जैसा कि इस बुक की जो मेन कैरेक्टर है लिली, उनके केस में हो रहा था। तो चलिए देरी ना करते हुए जानते हैं कि क्या था इस स्टोरी का क्रक्स, इस नॉवल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर मदद करने वाली है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करें, किस तरीके से ये नॉवल आपके लिए एक, मैं क्या कहूँ कि किस तरीके से ये नॉवल आपके लिए एक सीख होने वाली है, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स की। मेन कैरेक्टर्स में लिली है जो कि एक लड़की है और अपना एक बहुत ही शानदार सा फ्लावर शॉप खोलना चाहती है। राइल है जो कि एक न्यूरोसर्जन है और जिनसे लिली की मुलाकात एक छत के टेरेस पर होती है जब वो अपने फादर की फिनरल के बाद कुछ समय अपने साथ बिता रही होती है, तभी वहाँ पर राइल से इनकी मुलाकात होती है। और ठीक उसी वक्त के बाद से लिली और राइल की जान पहचान बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते जान पहचान इतनी पहुँच जाती है कि वो दोनों आपस में शादी करते हैं एंड उनकी एक डॉटर भी होती है। और साथ ही साथ पैरेलली अगर हम देखें तो लिली अपनी मतलब हर लाइफ के फेज में कंपेयर करती है राइल को एटलस के साथ। अब आप पूछेंगे कि एटलस कौन था। एटलस वो पर्सन है या वो इंसान है जिससे लिली बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। यस, ही वॉज समवन जो कि उसके घर के सामने वाले ही ऐसे घर में रहता था जिसको सब लोग हॉन्टेड समझते थे, जिनको सब लोग कहते थे कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता है, लेकिन एटलस यूज्ड टू से देयर। और उसके बाद एटलस के बारे में इस नॉवल में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है। अगर आप एटलस और लिली की स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस बुक का सीक्वल भी है, इट स्टार्ट्स विद अस, so you can go for the same as well. After reading this particular book, only then you will be able to identify actually what is happening between Lily and Ryle and Lily and Atlas.
how Lily and Atlas are connected and what happened after Lily's breakup with Ryle and how Lily moved on with Atlas. चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरीके से लिली और एटलस कनेक्टेड हैं। लिली बचपन में एटलस को मिली थी, जो कि उसके स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन उसके जो बसमेट्स थे वो कहते थे कि जो लड़का एटलस है ये काफ़ी टाइम से न नहाता है, बहुत गंदा रहता है, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है इसमें से। लेकिन स्टिल लिली was having friendship with that particular boy called Atlas. तो वही चीज़ें हैं कि धीरे धीरे लिली एनकाउंटर करती है कि एटलस वही लड़का है जो लिली के घर के सामने वाले घर में, जहाँ पर कोई नहीं रहता है मोहल्ले वालों के अकॉर्डिंग, लेकिन एटलस वहाँ पर रहता है। ना केवल रहता है बल्कि उस घर में बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ना उसको खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना उसको सोने की सही से जगह है, ना उसके पेरेंट्स हैं, ना उसका कोई भी फैमिली मेम्बर वहाँ पर उसके साथ रहता है। बल्कि एटलस वहाँ पर एक बहुत ही ऑर्फन बच्चे की तरह नज़र आता है इस नॉवल के अंदर। तो लिली उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाती है। ना केवल सिंपैथेटिक होती है बल्कि वी शुड से कि लिली के मन में एटलस को लेकर फीलिंग्स आने लग जाती हैं। धीरे धीरे यही फ्रेंडशिप लव में कन्वर्ट हो जाती है इन द चाइल्डहुड ऑफ लिली। बट इट वॉज ऑल इन द पास्ट। एटलस अभी कहीं भी नहीं है, but it was all in childhood of Lily and Atlas, not in the present. प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में लिली है, प्रेजेंट में राइल है, उसकी बहन है, राइल की बहन, जो कि लिली की काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती है, और राइल की सिस्टर का हस्बैंड जो है वो भी काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है लिली का। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे फैमिली टर्म्स को इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि कैसे एक ननद और भाभी भी आपस में कितना सपोर्टिव हो सकते हैं, दोस्त की तरह बिहेव कर सकते हैं। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि अगर ननद और भाभी हैं तो आपस में उनकी अनबन ही रहेगी। नो, ये नॉवल आपको ये भी सिखाती है कि कितने सारे रिलेशंस को आप एक साथ मैनेज कर सकते हो। ऑल्दो इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है, लेकिन आपको टाइमली उनको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए इमोशन ज़्यादा मैटर करता है या फिर आपके लिए पीस ऑफ माइंड मैटर करता है। जैसे कि धीरे धीरे मैंने आपको बताया ही कि राइल का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग था, अंडरस्टैंडिंग था और पॉजिटिव था। जी हाँ, इनिशियली बहुत पॉजिटिव था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, फिर एटलस की एंट्री दोबारा पास्ट से लेकर प्रेजेंट में लिली की लाइफ में हो जाती है, जब वो लोग पूरी फैमिली, राइल की पूरी फैमिली विद लिली डिनर करने के लिए जाते हैं और वो एनकाउंटर करते हैं कि जो उस होटल का मालिक है वो कोई और नहीं बल्कि एटलस है। तो वहाँ पर एटलस लिली को फोर्स करता है कि वो जाए और उससे बात करे। वॉशरूम में जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो राइल ने एटलस और लिली को साथ में देख लिया होता है, और वहीं से दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच में शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर लिली की गलती इतनी रही कि लिली ने सोचा कि क्यों एटलस के बारे में या फिर क्यों अपने पास्ट के बारे में राइल को बताया जाए, जबकि राइल प्रेजेंट में है और उसको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे बारे में पता होनी चाहिए। तो लिली ने कुछ हद तक अपना जो सीक्रेट था या जो सच्चाई थी बचपन की मेमोरीज की एटलस के साथ, उनको छुपाया, और जिनके वजह से राइल का डर और गुस्से में बदलता चला गया। वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव से ओवर पॉजेसिव बनता चला गया, और लिली के ऊपर इसी एंगर की वजह से लिली का झूठ बोलना, डायरी के बारे में ना बताना, लेटर्स लिखना मिस्टर एलन को, और फिर उसी के बाद और छुप छुप के एटलस से मिलना, ये सारी चीज़ें लिली ने राइल को ना बताकर अपने रिलेशन को खुद ही भी किया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग यही कह सकते हैं कि इमोशंस हमारे बस में नहीं होते हैं। हम बहुत बार अपने इमोशंस का विक्टिम बन जाते हैं, जो कि हम इस केस में देख सकते हैं कि लिली अपने इमोशंस का विक्टिम बन चुकी थी, और जिसकी वजह से राइल का जो उसकी तरफ केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा लीथल हो चुका था, ओवर पॉजिटिव हो चुका था, और एंगर उसके अंदर इमर्ज हो चुका था लिली को लेकर। यहाँ तक कि लिली के चुप रहने की वजह से, लिली के चीज़ों को छुपाने की वजह से उनका रिलेशनशिप इतना हद तक पहुँच गया था कि राइल कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन वो हाथ उठाने लगा, और इस हद तक हाथ उठाने लगा कि वो उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करने लगा जो कि लिली को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करा रही थी।
काफ़ी उसका जो कंसेंट था वो मैटर ही नहीं कर रहा था रायल के लिए, बल्कि रायल गुस्से में आकर जो मन करता था उसे जो कहता था, जो मन करता था उसके साथ करता था, और जो मन करता था उसके बारे में अपनी इमेज क्रिएट करता रहता था। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से लिली वॉज गेटिंग टॉर्चर्ड, she was mentally disturbed, she was not able to think what to do and what not to do, and in the meanwhile जब ये सब कुछ चल रहा था, उसके पास्ट का यानी कि उसके चाइल्डहुड का जो लवर था वो उसके प्रेजेंट हस्बैंड के सामने आने लगा, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो इसी वजह से वो हाथापाई, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब कुछ करने लगा, और लिली became the victim of domestic violence gradually, सिर्फ उसके चुप रहने की वजह से। काश अगर वो बता देती तो चीज़ें इस हद तक नहीं बिगड़ती, लेकिन ग्रेजुअली अगर हम देखें तो इसी बीच में लिली became pregnant and she was in a dilemma like situation, जहाँ पर वे डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या वो रायल के साथ ही अपनी लाइफ पूरी ज़िंदगी इसी तरह कंटिन्यू कर पाएगी, जहाँ पर रायल इतना ओवर पॉजिटिव है, जब चाहता है उसके ऊपर हाथ उठाता है, जब चाहे उसको गलत बोल देता है, और जब चाहे उस पर शक करने लग जाता है। ट्रस्ट जो एक फैक्टर होता है किसी भी रिलेशनशिप में, वो उनके बीच में टूटता हुआ नज़र आ रहा था। तो इसी वजह से लिली ने काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ड डिसीजन लिया, और ये ऑन द डे ऑफ हर डिलीवरी, जब उसने अपनी बेटी को अपने हाथ में लिया, तभी रायल से कह दिया था कि रायल, इट विल एंड विद अस नाउ। यस, द टाइटल यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि इट एंड्स विद अस, क्या मतलब होता है कि हमारे साथ ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों ऐसा टाइटल रखा है? एक तो ये भी रीज़न रहता है बहुत सारे रीडर्स का कि वी शुड गो फॉर दिस बुक और जाने कि क्यों भाई ऐसा कह दिया उसने कि हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं सब लोग के मन में रहता है कि इट विल बी अ काइंड ऑफ अ लव स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। तो येस इट इज़, बट completely it was giving a social message to the readers. At the end you will realize this particular thing. शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन एंडिंग में आई गेस you're definitely going to cry like me, because I was expecting कि things will change, Ryle will definitely improve his nature. हर बारी वो प्रॉमिस करता है कि मैं अब सुधर जाऊँगा, अब हाथ नहीं उठाऊँगा, अब नहीं करूँगा, बट स्टिल उसका वही एंगर आ जाता है जब भी एटलस को वो देखता है लिली के साथ में। स्टिल वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता कि लिली अपने पास्ट जो भी लवर था उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो वो चीज़ें उसको वहाँ भी रायल का हम लोग एक इमोशनल फैक्टर देखते हैं कि रायल भी इमोशंस को ओवरथ्रो नहीं कर पा रहा है और वो वाइजली डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसी वजह से वो इस चीज़ों को टैकल करने का ज़रिया अपने एंगर को बनाता है, लिली पर हाथ उठाता है और सोचता है कि शायद लिली सुधर जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिली तो उल्टा ये करती है कि व्हेन शी became a mother and she was carrying her daughter in his hands in the hospital bed, at that time only Lily declare कर देती है कि Ryle, it won't work like this between us and we should be divorced now, and I will be taking care of my daughter alone. Whenever you want to meet her you can come to meet her, but don't expect कि I will be having some kind of relation with you. तो यही सारी चीज़ों की वजह से वो लास्ट में कहती है कि राइट नाउ इट एंड्स विद अस। सो दिस वाज द प्लॉट ऑफ द एंटायर नॉवल। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आई गेस मैं कहूँगी कि स्पॉयलर्स ही हैं। जिसने इस नॉवल को नहीं पढ़ा है उनके लिए ये स्पॉयलर्स की तरह ही काम करेगा, और जिन्होंने नॉवेल्स को पढ़ लिया है तो डेफिनेटली शेयर योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने आप सबको बता दी हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आप मुझे कोई और भी बुक का रिव्यू करने के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो डू टेल मी द नेम ऑफ द बुक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट उसी बुक के रिव्यू के बारे में बात करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, बाय बाय।